इस वीडियो लेक्चर में हम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो जो ज्वालामुखी क्रिया है उसके दौरान जो धरातल है उसके नीचे और धरातल के ऊपर दोनों जगह स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी कि जो मैग्मा ऊपर उठता है वो धरातल के नीचे भी जमता है, जिससे आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पैथोलिथ है, लोपोलिथ है, लेकोलिथ है, फेकोलिथ, सिल्डाइक। इन स्थलाकृतियों का पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भागों में जमाव होने से, मैग्मा के जमाव होने से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये हम जब आगन्य चट्टानें पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ लेंगे। यहाँ बाह्य स्थलाकृतियों की बात होगी, यानी कि जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर प्रकट होता है, धरातल पर प्रकट होता है, तो उससे जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनकी बात हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो बाह्य स्थलाकृतियाँ वो दो तरीके से, एक तो केंद्रीय उद्गार से, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो एक छिद्र द्वारा प्रकट हों, और दरारी उद्भेद, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो एक दरार से उत्पन्न हो। तो केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ और दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले केंद्रीय उद्गार की बात हम करें तो लावा और विखंडित पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब उससे लावा और अन्य विखंडित पदार्थ निकलते हैं। वो जब समय के साथ जम जाते हैं तो उनसे अनेक प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है। ये शंकु कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेंडर शंकु, जो अपेक्षाकृत कम ऊंचे। इन शंकुओं का निर्माण केवल विखंडित पदार्थों के सम्मिलन से होता है। तरल पदार्थ इसमें योगदान नहीं देते हैं, यानी कि इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? विखंडित पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ नहीं होते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे मेक्सिको का जो जोरालो शंकु है वो सिंडर शंकु का ही उदाहरण है। सिंडर शंकु में ध्यान ये रखना है कि तरल जो पदार्थ होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। उसके बाद आता है मिश्रित शंकु। तो ये जो मिश्रित शंकु है ये सबसे ऊंचे होते हैं और इनका निर्माण है वो विखंडित पदार्थों और लावा के परतों के रूप में जमने से। जैसे पहले सारे विखंडित पदार्थ जम गए, उसके बाद लावा की परत बन गई, फिर वापस विखंडित पदार्थ, फिर लावा की परत। तो ये परतों के रूप में जमने से इसका जो परतदार शंकु है उसका निर्माण होता है। इसे दूसरा नाम क्या देते हैं? परतदार शंकु। तो लावा जो होता है वो इसमें संयोजक का कार्य करता है। वो इन विखंडित पदार्थों को आपस में भी जोड़ता है और इनके ऊपर नीचे भी वो परत के रूप में जम जाता है। तो ये जो लावा है वो संयोजक का, यानी कि इनको जोड़ने का काम करता है। जैसे रेनियर ज्वालामुखी है, हुड है, फ्यूजियम है, ये सारे के सारे मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। अब आता है परिपोषित शंकु। जब ज्वालामुखी शंकु का अधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें से फटन होने से मुख्य जो नली है उससे अन्य छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं, जिनसे मुख्य जो शंकु है उसके ऊपर ही अन्य छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होने लगता है। तो उसे क्या कहते हैं? परिपोषित शंकु। जैसे मान लो ये ज्वालामुखी नली है और ये ज्वालामुखी शंकु है, ठीक है, और ये इसकी क्या है? नली है। अब कई बार क्या होता है कि इस नली में फटन हो जाती है और यहाँ से एक और नली उत्पन्न हो जाती है और वो इसी शंकु के ऊपर एक नए शंकु का निर्माण शुरू कर देती है। तो इसे क्या कहेंगे? परिपोषित शंकु। तो ये क्या है? परिपोषित शंकु का उदाहरण। अब अगली जो स्थलाकृति है वो है पेठिक लावा शंकु। पेठिक लावा क्या होता है? अपेक्षाकृत पतला होता है, जिसमें कम सिलिका होती है और जो हल्का होता है, और ये सारे गुण होने के कारण ये दूर तक फैलकर जमता है। और दूर तक फैलकर जमने के कारण इसमें कम ऊंचे और कम ऊंचे व कम ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है, जिन्हें सिल्ड शंकु भी कहते हैं। जैसे जो हवाना शंकु है वो इसका उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं अम्लीय शंकु की। तो अम्लीय शंकु क्या होता है? जो अम्लीय लावा होता है वो गाढ़ा होता है, जिसमें अधिक सिलिका होती है और जो अपेक्षाकृत भारी होता है। तो ये धरातल पर आने के बाद शीघ्रता से जम जाता है, जिस कारण ऊंचे और अधिक ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है। जैसे स्ट्राम्बोली, जो स्ट्राम्बोली है वो इसका उदाहरण है। इसके बाद आती है लावा डार्ट। जब शंकु ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं
तो उसकी नली में लावा जमकर ठोस हो जाता है और शंकु अपवर्तित होने से ये लावा दीवार की तरह दिखता है, जिसे लावा डाट कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये शंकु बन गया और इसमें ये जो नली है इसमें लावा जम गया। अब जो बाकी भाग है उसका तो क्या हो जाएगा, इस वाले भाग का तो अपरदन हो जाएगा सारे का, लेकिन ये जो लावा है जो इसकी नली में जमा था ये एक डाट के रूप में खड़ा रहता है, तो इसे लावा डाट कहते हैं। इसके बाद जो ये तो सारी की सारी थी जो ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियाँ होती हैं वो। अब ज्वालामुखी के दौरान कई धसी हुई स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं, जो गहरी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है क्रेटर। जब ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जो ज्वालामुखी छिद्र होता है उसके ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ये कीपाकार होते हैं, यानी कि कीप की आकृति में ये होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का जो छिद्र वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। जो विस्तृत क्रेटर होते हैं उसमें छोटे छोटे क्रेटर जब पाए जाने लगे तो इसे क्या कहेंगे, घोंसलादार क्रेटर कहेंगे। ये तब बनता है जब बाद वाले जो उद्गार हैं उनकी तीव्रता क्या हो, कम हो, जैसे विसुवियस और एटना है। इस क्रेटर में जब जल भर जाता है तो ये क्रेटर झील का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये इसकी जो धसी हुई स्थलाकृतियाँ थी वो थी। अब इसकी कुछ और जो आकृतियाँ हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, एक तो कालडेरा है। क्रेटर का ये विस्तृत भाग क्या कहलाता है, कालडेरा कहलाता है। इसका निर्माण क्रेटर में जो विस्फोटक उद्गार होते हैं उनके कारण होता है। उसके कारण क्रेटर है उसके जो उसमें जो लावा वगैरह होते हैं वो टूटकर दूर तक फैल जाते हैं। इसके बाद आता है दरारी उद्गार से जो लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण होता है वो। जब ज्वालामुखी दरारी उद्गार प्रकार का होता है तो उससे सामान्यतः पतला लावा निकलकर बाहर की ओर जमता रहता है और वो पठार का या मैदान का रूप ले लेता है। जैसे भारत का दक्कन का पठार है, ये इसका उदाहरण है। फिर कुछ ज्वालामुखी के गौण जो रूप है या हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तो गेसर। ये एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है जिसमें समय समय पर यानी कि सविराम इसमें बीच बीच में ये रुकेगा, यानी कि समय समय पर इसमें गर्म जल है या जलवाष्प है वो निकलती है। तो इसको क्या कहते हैं, गेजर कहते हैं या गेसर कहते हैं या उष्णोत्स कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया का ये एक भाग है। यूएस में एक है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहाँ पर ऐसी जो ज्वालामुखी के गौण रूप हैं ये देखने को मिलते हैं। अब एक आता है गर्म जल स्रोत, हॉट स्प्रिंग। इसमें गर्म जल व वाष्प है वो निरंतर निकलता रहता है, जबकि गेसर क्या है, इसमें समय समय पर निकलता है। तो ये आपको याद रखना है, गर्म जल स्रोत और जो गेसर में अंतर है वो। इसके बाद आता है धुआंरे। ऐसे छिद्र जिनके सारे गैस और वाष्प निकलती है, ये भी ज्वालामुखी क्रिया से संबंध है। जब लावा ठंडा होता है तो ठंडे होते समय वो सिकुड़ता है और सिकुड़कर ऐसे धुआरों का निर्माण वो करता है। सल्फतारा क्या होता है, ऐसे धुआरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक या सल्फर निकले तो उनको क्या कहते हैं, हम सल्फतारा कहते हैं।